हे हेलो, माय नेम इज अजय कुमार और सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग। है ना। तो कल की वीडियो में हम ब्लड टॉपिक के बारे में स्टार्ट किया था, है ना। तो आज थोड़ा सा उसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लाज्मा। ओके, चलो देखते हैं। तो कल हम ब्लड पढ़ रहे थे, है ना। तो ब्लड में हमने पढ़ा था रक्त। ब्लड का दूसरा नाम क्या होता है? रक्त और रुधिर और खून। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया था कल, है ना। और रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है, ये भी पता है। अध्ययन किस में करते हैं? हीमेटोलॉजी में। पुरुषों में 5 से 6 लीटर रक्त की मात्रा होती है और महिला में 4 से 5 लीटर रक्त की मात्रा होती है ना। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के कुल भार का लगभग 7% होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर किसी मानव का या व्यक्ति का 200 किलोग्राम है तो उसका 7% निकालेंगे हम। 7% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 लीटर उसमें खून है। ओके, ये उदाहरण के तौर पर है। एक और उदाहरण देख लो। जैसे कि माना किसी व्यक्ति में 300 केजी यानी कि किलोग्राम वजन है तो उसका 7% हम निकालेंगे, है ना। 7%, तो 300 का 7% कितना हो गया? 7/100, 2000, 7 या 21, यानी कि 21 लीटर उसमें लीटर खून है। ओके, ऐसा हम निकालेंगे। ओके, हमने कल पढ़ा था पीएच के बारे में। तो पीएच हम कहाँ से इस शब्द को कहाँ से लिया था पीएच को? तो हमने जर्मन भाषा से इसे लिया था। जर्मन भाषा से इसे हमने लिया था और इसको पुशास नाम से पुकारते हैं पीएच को। ये भी पढ़ा था हमने कल, है ना। पुशास, है ना। पुशास नाम से मतलब बोलते हैं इसे। और क्या नाम से, जो पीएच मान, रक्त का पीएच मान कितना बताया था मैंने? 7.4 होता है। ओके, कितना? 7.4 पीएच मान होता है इसका। और प्रकृति दुर्बल क्षारीय प्रकृति होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि 0 से 7 तक, तो 7 के बीच के अंदर तो अम्लीय पदार्थ, अम्लीय प्रकृति का होगा। ओके, और 7 से 14 के बीच क्या होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। ये भी मैंने आपको बता दिया। और जो 7 से और 10.5 के बीच के अंदर तो दुर्बल होगा। ओके, और 10.5 से 14 के बीच क्या होगा? प्रबल होगा। और वैसे ही इसमें भी 3.5, यानी कि बीच में 0 से 7 के बीच 3.5, तो 0 से 3.5 के बीच तो क्या होगा? प्रबल होगा। ठीक है, और दुर्बल कहाँ पे होगा? 3.5 से 7 के बीच तो दुर्बल प्रबल होगा, वो दुर्बल होगा, है ना। तो ये मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। ओके, समझ में आया होगा अच्छे से। आगे देखो, ये हमने पढ़ लिया था कि रक्त का रंग लाल होता है। ये हमने कल पढ़ा था। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में 2 वर्णक पाए जाते हैं, जिसमें एक वर्णक का नाम है हीम वर्णक। क्या हीम वर्णक है उस नाम? उस हीम वर्णक का जब जब हीम वर्णक पाया जाता है ना, क्या हीमोग्लोबिन में हीम वर्णक पाया जाता है, इसकी वजह से रक्त का लाल रंग होता है। ओके, आगे देखो। ये भी हमने देखा था कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ये आधा लीटर रक्त कम होता है। ये भी पढ़ लिया था हमने, है ना। और रक्त का निर्माण कैसे होता है वे भी देखा था कि हमारे 226 हड्डियां होती है, उनमें से लगभग 150 हड्डियां ऐसी है जो लंबी लंबी है। उन लंबी लंबी हड्डियों में अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो भरा होता है। अब उन बोन मेरो में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा का निर्माण होता है। ठीक है, ये मैंने कल आपको पढ़ा दिया था। ओके, यहाँ पे लिख रखा है, देख लेना वीडियो को डाउनलोड करके, आप देख सकते हो अच्छे से, है ना। आगे देखो। तो कल ये भी पढ़ रहे थे ब्लड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। प्लाज्मा, 2 प्रकार के ब्लड होता है ना। तो ब्लड के 2 प्रकार होते हैं, प्लाज्मा और कार्पल्स कणिकाएं होती है ना, जिसमें 55% तो प्लाज्मा पाया जाता है और 45% यानी कि 45% तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को श्वेत कणिकाएं कहते हैं और प्लेटलेट्स को परमाणु कहते हैं। ठीक है, इथ्रोसाइट इसके दूसरा नाम है। तीसरा नाम क्या है? इथ्रोसाइट। किसका? आरबीसी का। और डब्ल्यूबीसी का तीसरा नाम क्या है? लुकोसाइट। ओके,
लुकोसाइट है ना। और जो प्लेटलेट है उसका नाम क्या है तीसरा, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, थ्रोम्बो नाम इसी को जानते हैं हम। मेरे को ये मैंने आपको ये बता ही दिया था, इथ्रो का मतलब होता है लाल और साइट का मतलब होता है कोशिका। ठीक है, और जो लुको होता है उसका मतलब होता है सफेद और साइट का मतलब होता है कोशिका। ठीक है, और थ्रोम्बो का मतलब होता है थक्का जमाने वाली कोशिका। ठीक है, साइट का मतलब कोशिका। आगे देखो, अब जो ये है ना आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ये तीनों प्लाज्मा के अंदर द्रव पदार्थ में मिली हुई होती है। ठीक है, द्रव पदार्थ में, और सबसे ज्यादा प्लाज्मा में आरबीसी पाई जाती है, और उससे कम डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, फिर उससे कम प्लेटलेट्स पाई जाती है। ये तीनों इसमें पाए जाते हैं तरल पदार्थ में, प्लाज्मा तरल पदार्थ के अंदर ये तीनों पाए जाते हैं, है ना। आगे देखो, तो हम पढ़ रहे थे प्लाज्मा, है ना। प्लाज्मा का सर्वाधिक भाग प्लाज्मा, मतलब ब्लड का सर्वाधिक भाग तो प्लाज्मा में पाया जाता है। प्लाज्मा पाया जाता है ब्लड के अंदर, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, प्लाज्मा। ओके, कितना परसेंट पाया जाता है, 55%। ये मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। ओके, और जो प्लाज्मा का रंग होता है वह हल्के पीले रंग का होता है, क्षारीय द्रव होता है ये। अब ये कैसे होता है, इसका रंग कैसे होता है वो देखो। हमारा जो यकृत होता है, हमारा जो यकृत होता है उससे एक पित्त रस निकलता है। उस पित्त रस में दो वर्णक पाए जाते हैं, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, है ना। ये दो वर्णक पाए जाते हैं। जब बिलिरुबिन वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है ना, बिलिरुबिन वर्णक की जब मात्रा बढ़ जाती है तो पीलिया या जॉन्डिस रोग हो जाता है, जिससे कि हल्के पीला प्लाज्मा का रंग हो जाता है। ओके, और इससे रोग भी कौन सा होता है, पीलिया या जॉन्डिस, इसमें रोग होता है। ठीक है, ये मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। और आगे देखो, अब जो प्लाज्मा के अंदर है ना जल सबसे ज्यादा पाया जाता है, 92 से 90 से 92 जल, 90 से 92% जल पाया जाता है किसमें, प्लाज्मा के अंदर। और जो बाकी 8 से 10% है उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक आते हैं। जैसे कि कार्बनिक में आते हैं प्रोटीन, ठीक है, और अकार्बनिक में आते हैं सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम और जल। ठीक है, ये सब आते हैं इसमें। तो ये सब किस में पाए जाते हैं, 8 से 10% के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, 8 से 10% के अंदर 1% तो ग्लूकोज पाई जाती है। क्या, 1% तो ग्लूकोज पाई जाती है, जिसका सूत्र क्या होता है, C6H12 और O6 होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था, और नोट करके ये भी लिखवाया था कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा 92 से, ब्लड के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है सबसे ज्यादा, और फिर उसके अंदर सबसे ज्यादा जल, प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% जल पाया जाता है। ये मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। ठीक है, और जो कुछ रह गया वो आगे देखो, जो छूट गया वो मैं बता, कल कुछ छूट गया था उसके बारे में देख लो। तो मैंने वैसे तो इसमें बता दिया था, और कुछ है वो भी देख लो, अच्छे से समझ लो। क्या, ब्लड क्या है, ये देखो, ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, ये तो मैंने आपको कल बता ही दिया था। ओके, और आगे देखो, अब क्या होता है, कोशिका, यानी कि कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, ऊतक, टिश्यू, क्या बनते हैं, ऊतक। ठीक है, अब ऊतकों से मिलकर क्या बनता है, अंग बनता है ना। अंग से मिलकर क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से मिलकर क्या बनता है, शरीर बनता है। हमारे एक शरीर का निर्माण हो जाता है। क्या, कोशिकाओं से मिलकर तो ऊतक यानी कि टिश्यू बनता है ना। और टिश्युओं से मिलकर क्या बनता है, अंग बनता है, और फिर अंगों से मिलकर क्या बनता है, अंग तंत्र मिलता है, और फिर अंग तंत्रों से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये देखो, इसमें कोशिका होती है सिंगल, ठीक है, और अनेक सी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएगी, ऊतक। ठीक है, और ऊतक, अनेक से ऊतक मिलकर क्या बनाएंगे, एक अंग बनाएंगे। ठीक है, लंबे अंग, और फिर अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र, और अंग तंत्र एक शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे देखो, ब्लड का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया था, मगर एक क्वेश्चन के हिसाब से मैं 4 क्वेश्चन और बताऊंगा इसके बारे में, यानी कि ब्लड का अध्ययन किस विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, ये तो आपको मैंने कल बता ही दिया था। और इसके साथ मैं 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और बता रहा हूं, वो देखो। अब ऑप्शन है इसके अंदर, ब्लड का अध्ययन विज्ञान, यानी ब्लड का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, तो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, हिपेटोलॉजी, ठीक है, और न्यूरोलॉजी, और एक कार्डियोलॉजी, ठीक है, और हीमेटोलॉजी। ठीक है, इन तीनों के ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शनों में से ब्लड का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, वो तो देखो। पहले तो ब्लड का अध्ययन हम करते हैं हीमेटोलॉजी के अंदर। ठीक है, आगे देखो, बचे 3 क्वेश्चन, उनके बारे में देखो, मैं पूरा बताता हूं आपको। अब जो हिपेटोलॉजी होता है उसका, हिपेटोलॉजी में तो हम लीवर का अध्ययन करते हैं। ठीक है,
हिपेटोलॉजी में तो हम लीवर का अध्ययन करते हैं। ओके, अब जो न्यूरोलॉजी होती है, क्या न्यूरोलॉजी होती है, उसमें हम तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। क्या तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। ओके, और जो कार्डियोलॉजी होता है उसके हार्ट यानी कि हृदय का, जो कार्डियोलॉजी होता है उसमें हम हार्ट यानी हार्ट का, हृदय का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन और मैंने आपको बता दिया इसके अंदर, जो कल मैं नहीं बता पाया था। ठीक है, छूट गए थे। ओके, लिख लेना। आगे देखो, ब्लड यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से मैं समझा रहा हूं आपको। देखो एग्जाम में कैसे क्या देते हैं, तो वो आप समझ लो। कल छूट गया था, समझा नहीं पाया, बता नहीं पाया, है ना। तो देखो, एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड की मात्रा कितनी होती है, कितनी होती है, 5 से 6 लीटर तो होती है। जिसमें 60 से 70 किलो के वजन के, मतलब 60 से 70 किलो का व्यक्ति होता है, उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, 5 से 6 लीटर क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है ना। अब देखो ऑप्शन की हिसाब से देखते हैं। अगर आपको एग्जाम में सिंगल, क्या एग्जाम के अंदर ऑप्शन में 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर और 7 लीटर आ जाए, तो आप क्या लिखोगे। आपने तो ये पढ़ा है कि डबल में 5 से 6 लीटर के बारे में आपने पढ़ा है ना। और इसमें तो आपको सिंगल पूछ रहा है, तो आप दोनों में से कौन से करेंगे, या 5 करोगे या 6 करोगे। ठीक है, तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, उसके बारे में मैं आज बता रहा हूँ आपको। देखो, जो सबसे कम वैल्यू होती है, लो, सबसे लो मान होता है, वो देखो उसी को हमको टिक करना है एग्जाम के अंदर। अगर एग्जाम के अंदर आपको 5 लीटर दे रखा है तो 5 लीटर ही करना है, और अगर एग्जाम के अंदर आपको 5 से 6 लीटर दे रखा है और आपको 5 लीटर नहीं दे रखा है, तो आपको 5 लीटर या 5 से 6 लीटर ही करना है। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, अगर ऑप्शन में 5 लीटर दे रखा है और 5 से 6 लीटर नहीं दे रखा है, तो आपको 5 लीटर करना है। और अगर 5 से 6 लीटर दे रखा है और 5 लीटर नहीं दे रखा है, तो आपको 5 से 6 लीटर करना है। ठीक है, नोट मैंने ये लिखा है। देखो, अगर कभी कभी भी रक्त की मात्रा पूछे, तो अगर 5 से 6 लीटर में से अगर सिंगल यानी कि ये ऐसे किए ना, ऐसे 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 पूछे में पूछे, तो लो ही आंसर होगा, यानी कि 5 होगा, 6 नहीं होगा। अधिक में हो जाता है ये ना, 5 लीटर ही होगा। ये मैंने आपको बता दिया। आगे देखो, आरबीसी की मात्रा 50 से 55 लाख है। एक क्वेश्चन ये और है, ये देखो, है ना। इसी की तरह है, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसी की तरह ये क्वेश्चन भी है। अगर आपको पूछे आरबीसी की मात्रा 50 से 55 लाख तो होती है, सामान्य, है ना, ये तो आप सभी को पता है। ठीक है, तो अगर इसमें आपको सिंगल आंसर दे दे, 50 लाख होगी या 40 लाख होगी, है ना, या 30 लाख होगी, ऐसे आपको दे दे, तो आपको वही लो वैल्यू ही बतानी है। क्या होगा, लो आंसर ही आपको देना है। क्या होगा, 50 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या 50 लाख इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना है। ओके, आगे देखो, आगे ये देखो, ब्लड का पीएच का मान हमने पढ़ा था 7.4। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ते हैं। तो हमने पीएच के बारे में हमने कल पढ़ा था, स्केल होता है एक पीएच, है ना, पैमाना जिसे बोलते हैं हम, पैमाना। ठीक है, तो इसकी खोज 1909 में इसकी खोज की थी। किसने, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। किसकी, पीएच की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, ये आपने देख लिया। ओके, आगे देखो, ब्लड की प्रकृति कैसी होती है, मैंने आपको बताया था, अच्छे तरीके से समझाया था, है ना। तो ब्लड की प्रकृति कैसी होगी वो देखो, इसमें भी मैंने समझा रखा है वैसे ही। 0 से 7 के बीच की तो क्या होगा, अम्लीय, और 7 से 14 के बीच क्या होगा, क्षारीय। ठीक है, अब इनके अंदर भी 0 से 3.5 के बीच तो प्रबल होगा, और 3.5 से 7 के बीच क्या होगा, दुर्बल होगा। ठीक है, और जो 10.5, 7 से 10.5 के बीच क्या होगा, दुर्बल होगा, और 10.5 से 14 के बीच क्या होगा, प्रबल क्षारीय होगा। ओके, तो इसमें आंसर देना आपको, ब्लड की प्रकृति कैसी होगी। हाँ, बताना आपको ब्लड की प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है तो, है ना। तो दुर्बल क्षारीय प्रकृति का ब्लड होगा। कौन सा, दुर्बल क्षारीय प्रकृति होगा। कैसे, पीएच मान क्या है, 7.4 है, मतलब 7 से ज्यादा है ना, किस में आ रहा है,
7 से 10.5 के बीच में आ रहा है तो क्या होना चाहिए, दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और ये अच्छे से आप देख लेना, विलयन की प्रकृति के बारे में मैंने अलग से ये लिख रखा है, समझा रखा है, यानी कि 0 से 6.5 भी हो सकता है, 6.9 भी हो सकता है, इसके बीच में तो अम्लीय होगा। और 6.9 से यानी कि 7 से 14 के बीच में 7, अगर पूरा पूरा मान 7 होता है, विलयन का प्रकृति अगर 7 होती है तो उदासीन प्रकृति का होगा, और अगर 7 से 14 के होगा तो क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, तो ये हमने रिवाइज कर लिया कल तक का। आगे स्टार्ट करते हैं आज। तो अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। क्या पढ़ रहे थे, प्लाज्मा के बारे में पढ़ रहे थे कल। तो देखो, प्लाज्मा, प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन, यानी कि जो प्लाज्मा होती है उसके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन प्रोटीन पाई जाती है, कितने प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, वो देखो। 4 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। वो कौन कौन सी है वो देखो नीचे। प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, क्या प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, यह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। क्या ये प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है वह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। ओके। और दूसरे नंबर पे आता है फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन, है ना। फाइब्रोनोजन का भी काम यही है, रक्त का थक्का बनाने का काम है। क्या फाइब्रोनोजन जो प्रोटीन है उसका कार्य क्या है, रक्त का थक्का बनाने का कार्य है ये भी। इन दोनों का, प्रोथ्रोम्बिन और जो फाइब्रोनोजन है, इन दोनों का रक्त का थक्का बनाने में सहायक है ये दोनों। ठीक है, क्या है, प्रोटीन है ये। ओके। अब तीसरा नंबर पे आती है ग्लोबिलिन, आती है, ये होता है शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है, क्या शरीर में लड़ने से रोगों की, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। क्या है ये, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। कौन, ग्लोबुलिन। ओके, ग्लोबुलिन शरीर में रोगों से लड़ने की, रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करती है। ठीक है, आगे देखो, एक बात और है कि यामा बीटा, बीटा वगैरह गामा, और जो ग्लोबुलिन है यह रोग प्रतिरोधक पैदा मतलब पैदा करती है, ये भी, ये दो है। इन दोनों के बारे में देख लेना। इसमें ये अल्फा बीटा, जो क्या, अल्फा बीटा, है ना, और जो यामा यानी गामा, गामा, इन दोनों में से प्रतिरोध क्षमता, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन पैदा करेगा, ये वाला करेगा, गामा, गामा वाला। क्या, है ना, ये दोनों नहीं करेंगे। ओके, कौन करेगा रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा, गामा करेगा। ओके, आगे देखो, चौथे नंबर पे आता है ब्लूमिन। क्या, या एल्बुमिन, क्या होता है, एल्बुमिन। ठीक है, चौथे नंबर का आता है एल्बुमिन, एल्बुमिन। ओके, इसके बारे में देखो, ये क्या है। अब ये प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। क्या, जो एल्बुमिन है प्रोटीन, यह प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है, सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। आज आपसे अगर पूछ लिया जाए कि प्लाज्मा में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाने वाली कौन सी है, तो आपको क्या बताना है, एबुल एल्बुमिन, एल्बुमिन। ठीक है, एल्बुमिन प्रोटीन है। ओके, यही बताना है आपको। अब देखो आगे, अब जो ये चारों की चारों प्रोटीन है, ये चारों की चारों प्रोटीन है ना, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन और ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। ठीक है, ये चारों की चारों प्रोटीन है ना, इनका निर्माण कहाँ पे होता है ये देखो। अब इन चारों की चारों प्रोटीन का निर्माण होता है, इन प्रोटीन का निर्माण लीवर में होता है। कहाँ पे, लीवर में। किनका, प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीनों का निर्माण लीवर में होता है। ठीक है, आगे देखो, अब देखो ब्लड। ठीक है, क्या, ब्लड, ब्लड के बारे में देख रहे थे ना, जिसे हम रुधिर, रक्त के बारे में हम जानते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में बता चुका हूं, एक बार और देख लो। जिसमें ब्लड के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है, कितना, 55%। और जो ब्लड में जो दूसरे नंबर पे आता है कार्पल्स, क्या, कार्पल्स और कणिकाएं,
है ना। कार्पल्स और कणिकाएं पाई जाती है। कार्पल्स कणिकाओं के अंदर ये तीनों पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों इसमें पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है? 45% इसमें पाई जाती है, ठीक है ना। आगे देखो, हाँ तो स्टार्ट करेंगे हम आरबीसी के बारे में। क्या अभी स्टार्ट करेंगे हम आरबीसी के बारे में। प्लाज्मा को हमने कंप्लीट कर लिया, है ना। ओके, आगे देखो आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं। आरबीसी क्या? आरबीसी, ये देखो आरबीसी। आरबीसी, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? रेड ब्लड सेल, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेड ब्लड ब्लड सेल। ये तो इंग्लिश में हो गया, और जो हिंदी में इसे बोलते हैं रेड मिस लाल, और ब्लड मिस रक्त, और सेल मिस कणिकाएं कोशिकाएं, है ना। ओके, अब जो तीसरा नाम है इसका क्या है? इथ्रोसाइट, ठीक है। क्या नाम है इसका तीसरा? इथ्रोसाइट इसका नाम है। तो इथ्रोमिस तो क्या होता है? लाल, और जो साइट है उसका मतलब क्या होता है? कोशिका। तो क्या हो गया? लाल कोशिका। इथ्रोसाइट को हम लाल कोशिका कहते हैं। ये क्या है? ये नाम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आपको आरबीसी न देकर इथ्रोसाइट दे सकता है, और आप इथ्रोसाइट को देखते ही आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये सब तो हमने सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, है ना। ऐसे ही है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि हम एक आदमी का जो नाम होता है उस नाम से हम उसे बुलाते नहीं है, है ना। रियल नाम से हम उसे बुलाते नहीं है। तो जैसे कि किसी का नाम पप्पू है ना, तो उसे प्यार से और भी कोई नाम बुला देते हैं, है ना, और भी कोई नाम से बुला देते हैं, है ना। तो वैसे ही ये भी ऐसे ही है, इनका भी यही ये सिस्टम है। जैसे कि आरबीसी है तो इसको हम रेड ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं, और इथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ओके, आगे देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, वो देखो। तो हम आरबीसी के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, कैसे होता है। ओके, आरबीसी की संख्या कितनी होती है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके, क्या? आरबीसी की संख्या कितनी होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, अब आरबीसी का आकार कैसा होता है? क्या? आरबीसी का आकार कैसा होता है वो भी पढ़ेंगे। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। आरबीसी से जो भी रोग होते हैं, आरबीसी से संबंधित रोग होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। और जो हीमोग्लोबिन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने अलग से ऐसे ही बना दिया। ये देखो, आपको वैसे तो सब समझ में आ रहा है, बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाने में समझ में आना ही चाहिए। ओके, वही ब्लड में 55% प्लाज्मा और 45% कार्पल्स कणिकाएं पाई जाती है। कार्पल्स कणिकाएं में 99% तो आरबीसी पाई जाती है, ठीक है। 1% के अंदर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखो, हाँ तो आरबीसी पढ़ते हैं। आरबीसी के निर्माण यानी कि आरबीसी में इथ्रोसाइट के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना। आरबीसी में, आरबीसी का दूसरा नाम इथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल इसका तीसरा नाम है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आरबीसी के अंदर हम आरबीसी के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आरबीसी के निर्माण के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या? आरबीसी के निर्माण के बारे में। देखो, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पूछ ले क्या कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? जब गर्भवती माँ के बच्चे, मतलब गर्भवती महिला होती है, उसके पेट में जो बच्चा होता है उसका, हाँ तो हमने पढ़ा था कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण के बारे में पढ़ रहे थे ना। तो ये देखो, अब जब छोटा बच्चा होगा पेट में तो उसके यकृत यानी कि लीवर का निर्माण तो होगा ही नहीं, पहली बात तो, क्योंकि छोटा है, लंबी लंबी हड्डी नहीं होगी तो कहाँ से लीवर, मतलब, है ना। और तो अब आरबीसी का निर्माण लीवर और यकृत से तो होता ही, लीवर में तो होता ही है ना। मगर छोटे बच्चों के जो आरबीसी का निर्माण कहाँ से होगा? क्योंकि उनके तो लंबी लंबी हड्डियां होती ही नहीं है ना। क्या? लंबी लंबी हड्डियां तो होती नहीं है, वो अस्थि मज्जा तो होता ही नहीं है उनके, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ से होगा? हाँ, तो ऐसी स्थिति में मतलब ऐसे में बच्चे में आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूं, उससे समझाता हूं मैं आपको। तो कहते हैं आरबीसी का निर्माण, है ना। तो क्वेश्चन देखो आरबीसी का निर्माण के बारे में
कि कहाँ कहाँ से होते हैं। अब जो भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है, एक क्वेश्चन तो ये है। मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसमें आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है, एक क्वेश्चन तो ये है ना। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर के अंदर आरबीसी का निर्माण, क्या मानव शरीर के अंदर आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है, एक क्वेश्चन ये है। तो मानव शरीर के अंदर तो 206 हड्डियों में से 206 हड्डियों में से 150 हड्डी ऐसी होती है 150 हड्डियां ऐसी होती है जो लंबी लंबी पाई जाती है, लंबी लंबी हड्डियां पाई जाती है। कितनी, 206 में से 150 हड्डियां लंबी लंबी पाई जाती है, जिनमें अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो भरा होता है। ठीक है, क्या बोन मैरो भरा होता है, जिसे इसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, तरल पदार्थ मैट्रिक्स यानी कि बोन मैरो भरा होता है। ठीक है, क्या भरा होता है, बोन मैरो। बोन मैरो भरा होता है ना। अब जो ये मानव शरीर के अंदर आरबीसी का निर्माण है, इसके बारे में ना, जो 206 हड्डियों में से जो 150 हड्डी लंबी लंबी होती है उनमें अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो भरा होता है, उन बोन मैरो के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, आरबीसी का निर्माण होता है ना। ये तो यहाँ पे मानव शरीर की बात हो गई। ठीक है, अब जब बच्चा भ्रूणी अवस्था में होता है, यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ से होगा, क्योंकि वहां पर तो पूरी 150 हड्डी यानी कि वहां तो लंबी लंबी हड्डी का निर्माण ही नहीं होता है ना। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ से होगा, तो वहां पर जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वहां पर लंबी लंबी हड्डियां होती ही नहीं है। ठीक है, क्या लंबी लंबी हड्डियां होती ही नहीं है ना। तो अस्थि मज्जा नहीं होता है, तो अस्थि मज्जा नहीं होता है तो आरबीसी का निर्माण भी नहीं होता है ना, है ना। अस्थि मज्जा नहीं होगा तो आरबीसी भी नहीं होगी, आरबीसी नहीं होगी तो निर्माण कहाँ से होगा आरबीसी का। तो उस समय बच्चा जब पेट में होता है तो उसमें आरबीसी का निर्माण लीवर से होता है और प्लीहा स्प्लेन से होता है। ठीक है, तिल्ली से। ठीक है, इन दो से होता है। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे कि बच्चा जब भ्रूणी अवस्था में होता है तो आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है, लीवर या प्लीहा या प्लीहा से होता है। ओके, तिल्ली। ठीक है, तिल्ली दिखाता हूं मैं इसका चित्र, देखो। ये देखो, तिल्ली कहाँ होती है मानव शरीर के अंदर, ये मानव शरीर का डायग्राम है, उसके अंदर देखो तिल्ली कहाँ होती है, स्प्लेन कहाँ होता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें स्प्लेन ये रहा, स्टेमच होता है ना, उसके पीछे है स्टेमच, यानी कि जो स्टेमच अमाशय होता है उसके पीछे होती है तिल्ली। कहाँ पे होती है, ये रही तिल्ली, ये तिल्ली जो लाल लाल दिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्लेन, यही होती है तिल्ली। क्या, यही होती है तिल्ली। ठीक है, और इसमें देखो लीवर कहाँ पर है, लीवर भी दे रखा है इसमें, देखो ये लिखा रखा है लीवर। ठीक है, तो ये पार्ट होता है तो लीवर का होता है ना। और देखो, है ना, ये सब इसमें दिखा रखा है ना। तो आगे देखो, तो हमने देख लिया कि तिल्ली कहाँ पर होती है। बहुत से लोगों को तो ये पता नहीं कि तिल्ली कहाँ पे होती है। तो स्टेमस अमाशय ये होता है ना, अमाशय, तो इसके पीछे होती है तिल्ली। ठीक है, इसके पीछे क्या होती है, तिल्ली होती है, जो मैंने आपको दिखा दी है ना। अब पता लग गया होगा आपको कि तिल्ली कहाँ पर होती है। ओके, और लीवर ये रहा, ये लीवर यहाँ पे होता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखो। और देखो, आरबीसी जो कि लाल रक्त कणिकाएं होती है, और डब्ल्यूबीसी जो श्वेत कणिकाएं होती है वो देखो, और क्या नाम, जो प्लेटलेस्ट होते हैं उनके बारे का, उनका जो चित्र है, डायग्राम है, वो देखो इसके बारे में। जो ये चॉकलेटी मिठाई की तरह दिख रही है, ये तो क्या है, लाल लाल दिख रही है, ये तो लाल हृदय कणिकाएं होती है, यानी कि लाल रक्त यानी ब्लड, आरबीसी होती है। ठीक है, क्या होती है, आरबीसी होती है।
ओके, जो आपको ये सफेद व्हाइट कलर में जो दिखाई दे रही है वो सफेद करेंगे यानी डब्ल्यूबीसी होती है। और जो ये है ना, ये होती है प्लेटलेस्ट। क्या प्लेटलेस्ट होती है, ठीक है। इनके बारे में हम आगे और से अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ओके, तो ये आज ये अब मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया है कैसा क्या है ना। तो डायग्राम की से मैंने आपको समझा दिया कहाँ पे क्या होता है। तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, उनको अच्छी तरीके से समझ लेना, ये कंसेप्ट कैसा है कैसा नहीं है। मानव शरीर के अंदर तो 206 हड्डी होती है, उनके अंदर तो 206 हड्डियों में से 150 हड्डी तो लंबी लंबी हड्डी होती है, उनके अंदर बोन मेरो भरा होता है। जो 150 हड्डी होती है लंबी लंबी, उनके अंदर क्या बोन मेरो भरा होता है, ठीक है, बोन मेरो भरा होता है ना, बोन मेरो भरा होता है। तो उसमें आरबीसी का निर्माण हो जाता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी होता है और प्लेटलेट का निर्माण भी हो जाता है, ठीक है। मगर बच्चा जब बूढ़ी अवस्था में होता है तो उसमें लंबी लंबी हड्डियां होती ही नहीं है। तब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ से होता है, तो वो होता है लीवर से, ठीक है। क्या, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसमें आरबीसी का निर्माण लीवर से और प्लीहा यानी स्प्लेन तिल्ली से होता है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डायग्राम के हिसाब से समझाया था, है ना। आगे देखो, नोट करके मैंने ये भी लिख रखा है, नोट लगा के मैंने ये भी लिखा है। जब बच्चा बूढ़ी अवस्था में होता है तो वह वहां पर लंबी लंबी हड्डियां होती ही नहीं है ना, कार्टिलेज यानी कार्टिलेज उपास्थियां होती है वहां पर। क्या, बच्चे के निर्माण जब शरीर का हो रहा होता है तो वहां पे आरबीसी नहीं, वहां पे बोन मेरो नहीं होती है, वहां पे कार्टिलेज होती है। क्या होती है, कार्टिलेज होती है, वहां पर उपास्थियां होती है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया। लीवर सीधे हाथ की तरफ होता है। ये भी देखो कि लीवर है ना, कौन सी साइड होता है हमारे शरीर के, मतलब कौन से साइड होता है, लेफ्ट हैंड होता है राइट हैंड होता है, तो सीधे हाथ की तरफ होता है। कौन सी जगह, सीधे हाथ की तरफ। ये भी मैंने नोट करके लिखा दिया, है ना। आगे देखो, आरबीसी की संख्या। अब पढ़ेंगे आरबीसी की संख्या के बारे में। देखो, एक सीजीएल के क्वेश्चन, मतलब एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन आया था आरबीसी में, मतलब आरबीसी की संख्या के बारे में। पुरुष में आरबीसी की संख्या कितनी होती है ना। क्या, एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन आया था आरबीसी में, पुरुषों की संख्या, आरबीसी की संख्या पुरुषों में कितनी होती है। क्या, आरबीसी की संख्या पुरुषों में कितनी होती है। तो वहां पे ऑप्शन थे चार। एक तो होता है 50 से 55 मिलियन, ठीक है। एक वो था 40 से 45 मिलियन, और एक था 5 से 5.5 मिलियन, ठीक है, और 7 मिलियन, ये ऑप्शन में थे। तो वहां पर बच्चे बहुत से कंफ्यूज हुए थे। कई लोगों ने तो 50 से 55 मिलियन किया था, है ना, और कई लोगों ने 40 से 45 किया था, है ना। तो और कई लोगों ने जो अच्छे से समझ में आया था उनको, जो जिनको पता है, वो तो 5 से 5.5 मिलियन ही किया था उन्होंने, ठीक है। कैसे किया था वे देखो। हाँ, मगर अगर आपको लाखों में पूछता, अगर आपको लाख में पूछता तो आपका आंसर यही होता, मतलब मिलियन में पूछ, अगर लाख में पूछता तो 55,000 हो, 55 और 50 से 55 लाख होता है, ओके, ये होता। वहां पे मिलियन की जगह मतलब लाख देना चाहिए था, जब जाके आपका 50 से 55 लाख आरबीसी की संख्या सही होता, है ना। अब क्या है इसमें, आंसर तो 5 से 5.5 मिलियन, ठीक है, राइट आंसर तो ये है। अब ये कैसा है, कैसे है, मतलब वो देखो, मैं नीचे लिख रखा हूं आपको दिखाने के लिए। देखो, पुरुषों में तो 55, अगर लाखों में पूछे तो क्या होगा, 50 से 55 लाख, है ना। और अगर मिलियन में पूछे तो 5 से 5 मिलियन होता है, ओके। मिलियन में पूछे तो क्या बताओगे, 5 से 5.5 मिलियन होता है, ठीक है, ये बताओगे। अब ये ऐसा क्यों है उनके बारे में देखो भाई। 1 मिलियन में, 1 मिलियन के अंदर, 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है।
क्या 10 लाख होते हैं, है ना। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो उसी ही वजह से 1 मिलियन में 10 लाख की वजह से ये 5 से 5 पॉइंट मिलियन में हो जाता है। ओके, ये आपको देख लेना है, अच्छे से देख लो। और महिला के अंदर भी वही है, लाखों में पूछे तो 40 से 45 लाख आएगा, अगर मिलियन में पूछे तो 4 से 4.5 मिलियन आएगा। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान में रखना, अच्छे से पढ़ना, इनको अच्छे से रटना। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, है ना। और गाइज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इससे क्या होगा, मेरा पढ़ाने का और भी मन अच्छा करेगा। और जब भी, और बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि जो भी वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, है ना। और ये सॉरी, इसका मैंने आपको आंसर बता ही दिया, आंसर क्या होगा, सी, है ना। इसमें लिख लेना सी, ठीक है, इसमें आंसर होगा सी, है ना। तो गाइज ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, है ना। थैंक यू।